ट्रेजरी के माध्यम से तनख्वाह न दे करके अलॉटमेंट के माध्यम से तनख्वाह देना होता था, तब आपने मनमाने शिक्षकों की भर्ती की और मनमाने तरीके से पोस्टिंग किया। एक एक शिक्षक अगर कम किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से 43 से 44 हज़ार शिक्षक की जो है पद खत्म हो जाता है। 57,000 का एक आंकड़ा शासन गिन ली और उन्होंने खुद अपने घोषणा पत्र में शिक्षकों की भर्ती की बात की थी। इस तरह उन्होंने लगभग 1 लाख शिक्षकों की भर्ती क्या इसी माध्यम से किया जाएगा? क्या यही मोदी की गारंटी है? शासन ये चाहती है दिहाड़ी मजदूर का बेटा दिहाड़ी मजदूर ही बन जाए, क्योंकि 2 शिक्षक क्या गुणवत्ता देंगे। आज जब फिर से वो शिक्षक साथी प्रमोशन के हकदार हो गए, प्रिंसिपल बनने की ओर अग्रसर थे, लेक्चरर बनने की ओर अग्रसर है, तो उन्हें फिर से डीएड कराया जा रहा है। सर्वव्यापी सबको सुलभ हो तो उन गरीब बच्चों के साथ अन्याय मत कीजिए। क्या एक शिक्षक ही इसके लिए जिम्मेदार है? राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में एक बड़ा जो है आदेश जारी किया है और युक्तियुक्तकरण अब जो है प्रदेश में लागू कर दिया है। युक्तियुक्तकरण क्या है ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि आखिरकार युक्तियुक्तिकरण से जो है किस तरीके से शिक्षा विभाग में प्रभाव पड़ेगा, स्कूलों में क्या प्रभाव पड़ेगा, टीचरों में क्या प्रभाव पड़ेगा, तमाम चीज़ों को जानने के लिए मेरे साथ शिक्षक हैं। सर, जिस तरीके से राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है युक्तियुक्तकरण, क्या है थोड़ा डिफाइन करिए। देखिए, युक्तियुक्तकरण जो एक शब्दावली का प्रयोग आज राज्य शासन ने शिक्षा विभाग के लिए किया है, युक्तियुक्तकरण का प्रयोग वैसे सभी विभागों में होना चाहिए। आज जो हमारे परिप्रेक्ष्य में ये जो युक्तियुक्तकरण शब्दावली जारी हुई है और उसका अर्थ होता ये है कि भाई किसी भी विभाग में कार्य को तर्क संगत बनाना, दक्षता बढ़ाना, खर्च बचाना और किस तरह से वहाँ जो कार्यरत कर्मचारियों हों उनकी संख्या को एक निश्चित अनुपात में तय करना, ये युक्तियुक्तकरण कहलाती है। वर्तमान में शासन ने शिक्षा विभाग पे इस युक्तियुक्तकरण का जो शब्दावली का जो आज प्रयोग किया है वो उनके मायने में सही हो सकता है, लेकिन आज राज्य शासन में जो हमारे कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में, जो आज सालाएँ हैं, बच्चे हैं और उनके पालक हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ज़्यादा सही जाता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। आप लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका, तो आप लोग का विरोध किस चीज़ को है युक्तियुक्तकरण में, जिस तरीके से 2008 सेटअप की बात आ रही है? देखिए, युक्तियुक्तकरण शासन ने इससे पूर्ववर्ती भी किया है, पहले भी 2009-10 के टाइम भी युक्तियुक्तकरण हुआ था। तो युक्तियुक्तकरण को जो शासन के द्वारा इतना बड़ा हुआ ना बना के ऐसे शालाओं में जहां पर उनकी दर्ज संख्या के अनुसार या फिर कोई अपने राजनीतिक अप्रोच से या फिर प्रभाव के क्षेत्र से जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, और जैसे ज़्यादातर बात चल रही है या न्यूज़पेपर में न्यूज़ फ्लैश हो रहा है कि धरसीवा में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, तो ये जो युक्तियुक्तकरण की संख्या है वो सपोज टीचरों की जो संख्या है सभी जिलों में ब्लॉक के अनुसार कहीं ना कहीं 2, 4, 5, 10 टीचरों की ज़्यादा संख्या है, तो उनको बीओ अपने जो तात्कालिक अधिकारी प्रिंसिपल हैं, बीओ हैं, डीओ हैं, उनके माध्यम से बराबर किया जा सकता है। शालाओं में उनका वितरण समान रूप से किया जा सकता है। इतना बड़ा इसको हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन आज शासन युक्तियुक्तकरण के माध्यम से हमारे सेटअप को ही गड़बड़ कर दी है। कहने का मतलब ये है कि 2008 में जो सेटअप उन्होंने तय किया था कि प्राथमिक शाला में एक प्रधान पाठक होना चाहिए, उसके साथ में 2 सहायक शिक्षक होना चाहिए, मिडिल स्कूल में एक हेड मास्टर होना चाहिए और 4 शिक्षक होना चाहिए, तो आज उस सेटअप को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला देते हुए आज शासन जो है कहा जाए कि दबावपूर्वक आज एक एचएम और एक टीचर प्राइमरी स्कूल में 60 तक के बच्चों के साथ निर्धारित कर दी है और एक प्रधान पाठक और 2 टीचर माध्यमिक शाला में निर्धारित कर दी है। जबकि आप चूँकि बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक सामान्य जो शिक्षक होता है, जो चाहे वो गांव में पदस्थ हो या शहर के किसी वार्ड के किसी स्कूल में पदस्थ हो, उसे लगभग 127 प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य करने होते हैं। गैर शैक्षणिक कार्य करने से तात्पर्य ये होता है कि उन्हें उस विभाग की तात्कालिक तुरंत जानकारी चाहिए होती है। आज हमारे शिक्षक, आज प्रधान पाठक हो या एक शिक्षक हो, अगर आप किसी स्कूल को 2 शिक्षक दे रहे हैं तो वो दोनों गाँव से संबंधित या तो कोई सर्वे का कार्य करेंगे या शासन को बनाते हुए कोई डाक, दिन भर उनका एक ही काम है कि वो शासन को बना के तात्कालिक तुरंत व्हाट्सअप करें जानकारी करके। तो आज मैं अगर आपको आपके चैनल के माध्यम से अगर कहना चाहूँ तो पढ़ाई के छोड़ हर कार्य हो रहा है स्कूलों में। आज 2 शिक्षक अगर आप देते हैं, आप भी या हमारे आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले हर ऐसे मैं साथियों से पूछना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जब वो प्राइमरी स्कूल में थे
तो क्या कितने टीचर थे, कितने प्रधान पाठक थे और कौन सा टीचर आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाता था। आज का बच्चा उसको पता ही नहीं है कि प्रधान पाठक कौन है, शिक्षक क्यों, क्योंकि वो दिन भर गाँव में व्यस्त रहता है और प्राइमरी स्कूल में ये समझना बड़ी मुश्किल की बात है। वैसी स्थिति शासन ये युक्तियुक्तकरण योजना को लाने के बाद में आज अचानक जो अपना तानाशाही रुख अख्तियार करते हुए अचानक से 30,700 हमारे पास प्रदेश में प्राइमरी स्कूल है, 13,149 हमारे पास माध्यमिक शाला है, तो उनमें एक एक शिक्षकों की पद संख्या कम कर दी गई। अर्थात 2008 के सेटअप को हटाकर एक एक शिक्षक अगर कम किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से 43 से 44 हज़ार शिक्षक की जो है पद खत्म हो जाता है। अब जब पद खत्म हो जाता है तो फिर भर्ती कहाँ से करेगी। वर्तमान शासन मोदी जी की गारंटी, माननीय प्रधानमंत्री जी की मोदी की जो गारंटी है वो सर्वव्यापी सभी को ज्ञात है कि मोदी की गारंटी क्या है। तो शिक्षा विभाग को लेकर भी मोदी जी की गारंटी रही है, शासन बनने से पहले भी उसको विशेष रूप से हाईलाइट किया जा रहा है, जिसे मैं आपको एक उनकी गारंटी की एक कापी मैं दे भी दूंगा, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि हम 57,000 शिक्षकों की भर्ती त्वरित करेंगे और जो भी शाला पूर्ववर्ती समय में जो बंद हुई है, उन 9-10 के टाइम में जो भी स्कूल बंद हुआ है उन सभी शालाओं को हम पुनः फिर से जीवित करके चलाएंगे। आज वैसे और उन शालाओं को हम ओपन करेंगे। तो आज क्या शासन की कुछ इसी तरह से, जिसमें 20,000 पूरी तरह से 20,000 अगर मैं बताऊं प्राथमिक शाला में से शिक्षक बनने के लिए, शिक्षक से व्याख्याता बनने के लिए 20,000 के पोस्ट हमारे विभाग में लंबित है। तो उस 20,000 का एक आंकड़ा शासन गिन ली, 57,000 का एक आंकड़ा शासन गिन ली और उन्होंने खुद अपने घोषणा पत्र में शिक्षकों की भर्ती की बात की थी। इस तरह उन्होंने लगभग 1 लाख शिक्षकों की भर्ती क्या इसी माध्यम से किया जाएगा? क्या यही मोदी की गारंटी है? आज हम शिक्षक का ये सवाल नहीं है, आज जनमानस का ये सवाल है कि क्या आप प्राइमरी स्कूल को बंद करके फिर से निजीकरण का बढ़ावा देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आज हर घर शिक्षा, जैसे मध्याह्न भोजन सभी को अगर भोजन लागू होना है तो उसी तरह शिक्षा भी सभी बच्चों के लिए। जब शिक्षित ही नहीं होंगे बच्चे, एक लेबर का बच्चा, आज जो योजना शासन चलाना चाह रही है उसमें एक लेबर का बच्चा जो आसपास, रायपुर की ही बात करूं, रायपुर से लगे गाँव में जो निवास रहते हैं वो अगर रायपुर में आके किसी भी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं तो शासन ये चाहती है दिहाड़ी मजदूर का बेटा दिहाड़ी मजदूर ही बन जाए, क्योंकि 2 शिक्षक क्या गुणवत्ता देंगे? 2 शिक्षक कोई गुणवत्ता नहीं दे सकते, उन्हें तमाम काम करने होते हैं, तो वो कोई किसी भी प्रकार की गुणवत्ता नहीं दे सकते और ना बच्चों के साथ में एक जो उनके पढ़ाई के लिए समय व्यतीत करना होता है ये कोई भी समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे। हमारा आज जो शिक्षक साझा मंच है उसके माध्यम से भी हम यही कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, आप सबसे पहले तत्काल युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया आप गलत तरीके से अपना रहे हैं उसे आप बंद कर दीजिए। और हमारे साथ में आज पहले हम शिक्षाकर्मी के रूप में काम किए, फिर शिक्षक पंचायत के रूप में काम किए। जब हम शिक्षाकर्मी के रूप में काम करते थे, जब आपको हमें ट्रेजरी के माध्यम से तनख्वाह न दे करके अलॉटमेंट के माध्यम से तनख्वाह देना होता था, तब आपने मनमाने शिक्षकों की भर्ती की और मनमाने तरीके से पोस्टिंग किया। आज जब वही शिक्षक अपने अधिकारों को लेकर एक शिक्षक बन चुका है, उसे वो सारे अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जो एक शासकीय कर्मचारी को प्राप्त होता है, तो क्या यही राजस्व घाटा दिख रहा है शासन को? क्या भाई देखिए, आज शिक्षा की ज़रूरत ज़्यादा है, स्कूल संख्या ज़्यादा है, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। लगभग 49,000 स्कूलों में हमारे ये मान के चलिए कि 19 लाख के आसपास पे प्राइमरी स्कूल में है, 11 लाख के आसपास मिडिल स्कूल में है और वैसे ही कुछ 10 लाख के आसपास बच्चे 5-5 लाख रुपए स्कूल में, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में पदस्थ हैं। तो क्या उन बच्चों का जो गुणवत्ता इन कम शिक्षकों के हिसाब से हो जाएगा? एक प्रिंसिपल, अगर स्कूलों का भी युक्तियुक्तकरण आज किया जा रहा है, जहाँ प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है और हायर सेकेंडरी है, वहाँ 700-800 बच्चों को एक प्रिंसिपल के बात किया चला जाएगा। आज जिसको आपने पदस्थ किया था एक प्रधान पाठक के रूप में, जिसका आपने प्रमोशन किया था, उन समस्त शिक्षकों को आला अफसर जिन्होंने जिन स्कूलों में पोस्टेड किया था, क्या उन्हें उन स्कूलों की संख्यात्मक जानकारी नहीं रही होगी? क्या उन्हें ये नहीं पता रहा होगा कि संबंधित शाला जिसमें मैं किसी भी माध्यम से एक शिक्षक को अगर मैं भेज रहा हूं तो क्या वहां शिक्षकों की संख्या है या बच्चों की संख्या क्या है? तो एक तरफ से भेजना, एक तरफ से निकालना और फिर किसी तरह से वसूली करके उस शिक्षक को उसी स्कूल में डाल देना, कुल मिला के यही रीति की एक प्रारंभ हो चुका है। और इसी क्रम में जो शिक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत थे, वो जो आज शिक्षक हो चुके हैं, जिनकी पुरानी सर्विस जो है, आज उनके पेंशन प्राप्त करने के लिए पुरानी सेवा को जोड़ने की जो बात हो रही है, वो हमारे शिक्षक साझा मंच के माध्यम से दूसरी मांग में ये भी है हमारे कि आप हमारी पुरानी सेवा को
हमारे पेंशन के लिए आप उसको जोड़ के रखिए। तीसरा हमने उसमें मांग दिया हुआ है कि बीएड डीएड जो कर्मचारी हैं, इससे पहले भी डीएड के जितने भी कैंडिडेट थे उनका प्रमोशन हुआ है। आज जब फिर से वो शिक्षक साथी प्रमोशन के हकदार हो गए, प्रिंसिपल बनने की ओर अग्रसर थे और लेक्चरर बनने की ओर अग्रसर है, तो उन्हें फिर से डीएड कराया जा रहा है। तो शासन का रुख हमें भी समझ में नहीं आ पा रहा है। इसलिए हम शिक्षक साथी यही चाह रहे हैं कि भाई आप जो है एक सही लाइन पे चलिए, शिक्षकों के साथ में अन्याय मत कीजिए। आप अगर बोलते हैं कि शिक्षा सर्वव्यापी सबको सुलभ हो, तो उन गरीब बच्चों के साथ अन्याय मत कीजिए। क्या एक शिक्षक ही इसके लिए जिम्मेदार है कि गरीब बच्चे एक अच्छे सी पढ़ाई करें? शासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि शासन उन बच्चों का ख्याल करे, और उन बच्चों का ख्याल शिक्षकों का ख्याल करने के माध्यम से ही हो पाएगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारी जो पुरानी सेवा एरियर्स की, आज शासन जरूर राष्ट्रीय औसत को लेकर हमसे बात कर रही है, 30 पे 1 शिक्षक 60 पे 2 शिक्षक देने की बात कर रही है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के जैसे हमें कोई भी, आप खुद हमेशा देखते होंगे कि हमें 1% डीए के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। और अगर साल 2 साल हम उस चीज़ को इंतजार कर लिए तो 1 साल का 12 महीना, 2 साल का 24 महीना और 24 महीना का हमारे एरियर्स कहाँ चला जाता है। चलिए उसी एरियाज के सहारे आप हमें और शिक्षक और गुणवत्ता दे दीजिए। एक शिक्षक कभी पैसों, इस बार की हमारी कोई भी लड़ाई हमारे डीए को बढ़ाने को लेकर नहीं है, वेतन को बढ़ाने को लेकर के नहीं है। इस बार हम चाहते हैं कि शिक्षा विभाग बच जाए। छत्तीसगढ़ जो है उसमें शिक्षा विभाग रह जाए। शिक्षा विभाग रह जाने से जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो उचित तरीके से हो सके। तो हमारी लड़ाई आज शिक्षक साझा मंच सिर्फ यही कहता है कि हे शासन, हमें बचा लीजिए, बच्चों का भविष्य सुधार लीजिए। ये नियम लागू हो जाता है तो शिक्षकों पर कितना प्रभाव पड़ेगा और जो छात्र हैं उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लगभग 10,000 से ज़्यादा स्कूल हैं जो लगभग इसका प्रभावित होंगे। देखिए, प्रभाव तो स्पष्ट रूप से आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपको मैंने अपने बातों में कहा है कि भाई सीधे 10,500 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आपने बीते हुए कल में दोपहर एक ऑर्डर आया था, उस पर उन्होंने सीधे तरीके से 10,500 स्कूलों को ही बंद कर दिया है। अब जब स्कूलों को बंद कर दिया गया है तो हर गाँव हर मोहल्ले में जो स्कूल का जो सपना था कि प्रत्येक बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो कहाँ चला गया। तो अब कुल मिला के ये डाइवर्ट इस ओर हो गया है कि प्रत्येक गांव में एक निजी स्कूल होना चाहिए। निजी स्कूल बड़े बड़े शासन के बड़े बड़े तथाकथित मंत्रियों अधिकारियों के द्वारा पोषित ऐसे स्कूल हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ पहुंचा रहे हैं। आज मैं 25% आरक्षण की जो बात है, आप देखे होंगे कि गरीब बच्चों का 25% स्कूलों में आरक्षण दे दिया जाए। भाई आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं कहता हूं कि निजी स्कूलों में गरीब बच्चों का 25% आरक्षण आप बड़े महानगरों में रखिए। छोटे जगह में आप प्राइवेट स्कूल खुलने मत दीजिए। वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बढ़ाइए कि लोगों को कहीं प्राइवेट स्कूल जाना मत पड़ जाए। और इसी क्रम में शासन ने क्या बोला है हमें कि भाई युक्तियुक्तकरण से उनके द्वारा जो तर्क दिया गया है कि वो है कि ड्रॉप आउट की संख्या कम होगी। ड्रॉप आउट की संख्या युक्तियुक्तकरण कर देने से नहीं होगी। ड्रॉप आउट की संख्या संबंधित बच्चों को, पालकों को और उनकी माताओं को समझाना होगा कि भाई अपने बच्चों को आप स्कूल भेजिए। स्कूल में शिक्षा मुफ्त है, खाना मुफ्त है, पुस्तक कापी मुफ्त है, सारा चीज़ आपको निःशुल्क मिल रहा है। ड्रॉप आउट इससे कम होगा। आज शासन ने एक तर्क दिया युक्तियुक्त करने की बात की प्राइमरी स्कूल में 2 कमरा होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ग्राउंड लेवल में जाइए और किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में अगर 2 कमरे से ज़्यादा कम निकल गए या 2 कमरे होंगे तो आप युक्तियुक्तकरण लागू कर दीजिए। सभी जगह अतिरिक्त कमरे हैं, सभी जगह बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है और बच्चे जो है अच्छे से बैठ रहे हैं, रह रहे हैं। तो ये तर्क जो है, और उनका ये कहना था कि भाई बार बार एडमिशन लेने से बचेंगे। आज हमें भी पूर्ववर्ती आदेश के तहत मैं प्राइमरी स्कूल से बिलोंग करता हूँ। प्राइमरी स्कूल से हम टीसी बना के तुरंत मिडिल में आते हैं और मिडिल का टीचर जो होता है या प्रधान पाठक होता है वो देता है हाई स्कूल को जाके। अर्थात बच्चों का जो एडमिशन का क्रम है वो कहीं बाधित नहीं होता है। तो इससे कोई ऐसा कुछ विशेष खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तर्क भी ऐसा तर्क दिया गया है कि जिन तर्कों को लेके कहीं भी विरोध हो सकता है। इन बातों को लेके छात्रों पे तो फर्क पड़ना है कि मान लीजिए आप 10 बच्चों पे आपने बोला अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा,
तो बच्चे जहाँ 10 हो या 9 हो आपको स्कूल रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल की बिल्डिंग बना के रखी हुई है। अब जब उन स्कूलों को बिल्डिंग बना के रखे हुए हैं तो वहाँ बच्चों को पढ़ने दीजिए, वहाँ के शिक्षकों को हटा के 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में मर्ज मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम खुद प्राइमरी स्कूल में बच्चे के जब परिवेश में उसके आंगन में उसके आसपास स्कूल होता है ना, तो बच्चा बहुत अपने आप को फ्रेंडली महसूस करता है और स्कूल आता है। और वही थोड़ा सा अगर स्कूल में दायरा बढ़ जाता है ना, तो बच्चों में एक असुरक्षा की भावना आ जाती है। आज भाई असुरक्षा है तो बच्चे जाना नहीं चाहते, अर्थात ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ जाएगी, बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहेंगे। और जो आपका मिशन है कि हमको लेके चलना है बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, तो उससे आप अछूते रह जाएंगे। ये थे शिक्षक साझा मंच से योगेश जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की और साफ तौर पे कहा कि युक्तियुक्तकरण लागू होने से बालकों पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, शिक्षकों पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। कैमरा सहयोगी शशिकांत वर्मा के साथ प्रवीण मनहर।